बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा और यही चीज़ आज़ाद कश्मीर में भी होती रही। और वो ये है कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत होती है, यहाँ के लोग मजबूरन उसी जमात को वोट देते हैं या उसके उम्मीदवारों को कामयाब करवाते हैं। वजह यह है कि ये अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, इनके वसाइल बहुत कम हैं और हालात बहुत मुश्किल हैं और इनका सारा इन्हिसार वफाक से मिलने वाली इमदाद के ऊपर है। तो ये कभी भी वफाक को नाराज़ नहीं कर सकते। ये कोशिश करते हैं कि जिसकी भी वफाक में हुकूमत है ये उसके साथ शामिल हो जाएं और इन्हें वफाक कुछ ना कुछ दे दे जिससे इनका काम चल जाए। तो इसलिए हमेशा से यहाँ के लोग ये फ़ैसला करते आए हैं कि वोट डालेंगे वफाक के नुमाइंदों को। लेकिन इस मरतबा काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आई लोगों की सोच में और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों ने एक बयानिया अपनाया। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी बहुत हद तक रिजेंटमेंट हो रही है, बहुत हद तक मज़ामत हो रही है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN क्योंकि इस वक्त हुकूमत में है वफाक में, तो उनके पास एक बड़ा चांस था कि वो आसानी से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आई और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर इलेक्शन से बाहर करना पड़ा। उनका इंतखाबी निशान, जिसके साथ इत्तेहाद हुआ उसका इंतखाबी निशान, उम्मीदवारों को परेशान करना, बार बार वोटर लिस्टों में तब्दीली करना, अफसरान का तबादला करना, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करना, डराना धमकाना, सूबा बदरियाँ करना, लोगों को गिरफ्तार करना, हिरासत में रखना, परेशान करना, छापे मारना, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक दफ़ा फिर की हैं। इंतखाबी निशान बार बार तब्दील भी किए हैं। ये सारा कुछ ये बता रहा है कि अब गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में रुझान तब्दील होने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग वफाक की मोहताजी के ऊपर रहना चाहते हैं, वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपनी ऐसी हुकूमतें बनाना चाहते हैं जो उनके हकूक़ उन तक पहुँचाएँ। अब मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर, कश्मीर में आप इसको करें या ना करें, क्योंकि कश्मीर एक आज़ाद टेरिटरी है, कश्मीर एक आज़ाद मुल्क है और आज़ाद कश्मीर हम उसको कहते हैं। वो पाकिस्तान का आइनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारा ये नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आइनी नुक्ता नज़र से वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये बात कह भी चुके हैं और उन्होंने ये बात एक धमकी के अंदाज में कही थी कि कश्मीरी पाकिस्तान के आइनी शहरी नहीं हैं। अगर वो एहतजाज करने आएंगे तो ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आ जाए वापस अपनी बात पे। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कम से कम पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही होना चाहिए। उसे सूबे का स्टेटस देना चाहिए, वहाँ से कौमी असम्बली के फिर मेंबर्स भी बनने चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान का अगर वो आप नहीं कर सकते, मुकम्मल तौर पे उसे पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते, एक मुतनाज़ टेरिटरी के तौर पे आप उसको देखते हैं, तो भी आपको कम से कम ये करना होगा कि उसका इलेक्शन पाकिस्तान के साथ ही हो जाए, ताकि वहाँ के लोग आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सकें, बजाय इसके कि वो वफाक की तरफ देखते रहें कि जिसकी हुकूमत वहाँ पे बनेगी या जो भी वहाँ पे मुसल्लत किया जाएगा हमें भी अपने ऊपर उसी को बैठाना है। तो ये चीज़ मुस्तकबिल में होनी चाहिए। अब आ जाए ज़रा कश्मीर की जानिब। नादरीन, आज़ाद कश्मीर में कई मुकामात पर एहतजाज शुरू हो गया है, गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान, जो IG के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये बताया कि 72 अफराद को गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये लोग शरपसंद हैं, कलदम तंजीम से इनका ताल्लुक़ है और इनके ताल्लुकात जो है वो गैर मुल्की अफराद से भी मिलते हैं। जब गैर मुल्की अफराद कहते हैं तो आपको डायरेक्ट आपका दिमाग जाता है कि शायद इंडिया के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में, उनके साथ इनके रवाबित रहते हैं और उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं। अगर इंडिया होता तो शायद वो ये कह देते, लेकिन वो तासुर यही देते हैं। आपको पता है पुलिस भी प्रोपेगेंडा में लग जाती है। वहाँ पे जो IG लगाया गया वो कैप्टन लियाकत को लगाया गया था। कैप्टन लियाकत की ज़हनियत का अंदाज़ा आप उनके इस एक बयान से लगा सकते हैं। ये ज़रा आप कैप्टन लियाकत साहब को सुनिए। मैं माजी में इनको जानता हूँ अच्छी तरह और मैं बल्कि इनके भाई को भी जानता हूँ, इनकी फैमिली को भी जानता हूँ, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन कैप्टन लियाकत साहब जो हैं, ये इनका एक स्टेटमेंट है जो माजी में, वो सुन के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ज़हनियत के आदमी को इस वक्त IG कश्मीर लगाया गया है। एक उसमें क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, तो मैं पता नहीं ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं 1000 को बंदा मार दो ठीक हो जाएंगे। इंटरव्यू में बैठा हुआ चेयरमैन FPSC के सामने यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, कप्तान कह रहा है कि 1000 बंदा मार दो।
کیا بات. کہتے ہیں وہ پتا کیسے لگے گا کہڑا ہزار مارنا. میں کہ ایجنسیاں کو ساری ڈیٹیل ہے, کون کڈا گندا ہے کون کڈا چنگا ہے, یہ ڈیسیژن کرنا ہے. ہاں مجھے کہتے ہیں آپ کو وزیر اعظم بنا دے تو آپ کیا کریں گے. اچھا میں کہ 1000 بندہ ماراں گا. کیا بات ہے. میں کہتے ہیں آر یو ان یور سینسز میجک سر. یہ ہنس کے بتا رہے ہیں ایک انٹرویو میں اس وقت جو آئی جی ہیں کشمیر کے کہ 1000 آدمی مار دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایکچولی دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں, اور ماورائے عدالت جو قتل کیے جاتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہنستے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے. اب اس ذہنیت کے آفیسر کو کشمیر میں لگایا گیا ہے جو 1000 آدمی مارنا چاہتا ہے. حالات کو ٹھیک کرنے کا اس کے پاس سب سے بہترین حل جو اس نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا تھا وہ یہی ہے کہ 1000 آدمی مار دیا جائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ اب ریاست کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو مسلط کرتی ہے عوام کے اوپر. اور اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ آیا عمر نذیر کشمیری کی جانب سے. یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ درس سے کرا رہے تھے اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنے لوگوں کے لیے, کیونکہ کل انہیں گولی لگی ہے. انہیں راولہ کوٹ کے یہ ہیں, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, انہیں گھیر کر دونوں طرف سے گولی چلائی گئی. اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ان کشمیری نوجوانوں نے گولی چلائی, جبکہ ان کشمیری نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہم پرامن تھے, ہمارے اوپر گولی چلائی گئی, دونوں طرف سے چلائی گئی, جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک ان کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں. جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھی, ان کا نام میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, سردار شاہزیب حبیب, اور وہ رینجرز کی فائرنگ سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہید ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے جو کہا وہ یہ کہ دونوں طرف سے گھراؤ کر کے ہم پر سیدھے فائر کیے گئے, ہمارے ساتھی ایک شہید ہو گئے ہیں, کچھ زخمی ہو گئے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے جتنی ہو سکتا ہے وہ آواز اٹھائیں, اور جتنے ساتھی ہمارے آزاد کشمیر میں ہیں وہ سارے پرامن رہیں. ہم نے پرامن جد و جہد کرنی ہے, ہمارے مطالبات پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں یہ اس جد و جہد میں شامل ہیں. آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر اور آئی جی کے حکم پر نہتی عوام کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہیں. ہماری جد و جہد پرامن ہے. ان لوگوں کے خلاف کارروائی اور مقدمات اور گرفتاریاں ہونی چاہیے جنہوں نے یہ حکم دیا نہتے لوگوں پر گولی چلانے کا, اور گرفتاریوں سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اپنے جذبے سے اور اتفاق سے آپ جیتیں گے. انتظار نہ کریں کسی چیز کا, لاک ڈاؤن کے لیے اس کا آغاز کریں, ہر چیز ٹائمنگ کے مطابق ہونی چاہیے, کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا, طبی امداد بھی نہیں مل رہی. یہ کم و بیش یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنا تھا, چند پوائنٹ میں نے لکھ دیے تھے. تو یہ عمر نذیر کشمیری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا. تو کشمیر کی صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے. چھاپے گرفتاریاں جاری ہیں. ایک جگہ پہ ویڈیو آئی, وہاں پہ کچھ رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑوا لیا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.